अगले दिन काफी दिन चढ़ जाने के बाद सुनील सोकर उठा। उसने एक जोर की अंगड़ाई ली और अपने हाथ पैरों को झटके दे देकर टेस्ट किया। पिछली रात की पिटाई का कोई जिक्र के काबिल जख्म उसे अपने जिस्म पर दिखाई न दिया। हालांकि पिछली रात जब वो अपने फ्लैट पर लौटा था, तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का एक एक जोड़ हिल रहा हो। प्रत्यक्षतः मार कुटाई के मामले में वो बड़े तजुर्बेकार लोगों के हाथों से पिटा था। उसने जाकर ठंडे पानी से स्नान किया तो उसकी तबीयत और भी हल्की हो गई। 11 बजे के करीब सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। नमस्ते रेणु जी, सुनील रिसेप्शन पर ठिठकता हुआ बोला। नमस्ते रेणु जी, रेणु उसकी आवाज की नकल करती हुई बोली। यूं बोल रहे हो जैसे कोई चौथी जमात का बच्चा अपने हेडमास्टर को विश कर रहा हो। सुनील हंसा। राजनगर की जिन और 150 लड़कियों को जानते हो, उन्हें भी ऐसे ही नमस्ते करते हो? नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? अभी यहीं बताऊं? हाँ, रेणु बोली और फिर एक हड़बड़ा कर बोली। नहीं नहीं, कोई बेहुदा हरकत मत करना। लेकिन और लड़कियां तो बेहुदा हरकतें पसंद करती हैं। बल्कि सच पूछो तो बेहुदा हरकतें ही पसंद करती हैं। उनसे कोई सलीके की हरकत की जाए तो वो नाराज हो जाती हैं। लानत। और तुम तो जानती ही हो कि मैं कभी किसी को नाराज नहीं करता। कभी कोई तरीके की बात मत करना सोनू, कसम है तुम्हें। तरीके की बातें मेरे हिस्से की भी तुम जो कर लेती हो। खसमानू खाओ। सुनील फिर हंसा। उसने आगे कदम बढ़ाया। सुनो, सुनील ठिठका। तुम्हारे लिए एक टेलीफोन 2-3 बार आ चुका है। किसका? कोई बखिया साहब तुमसे बात करना चाहते थे। फोन उनकी सेक्रेटरी ने किया था। कौन बखिया साहब? विपिन बहादुर बखिया। मैं किसी विपिन बहादुर बखिया को नहीं जानता। उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा? यही मैसेज छोड़ा है कि तुम उन्हें फोन कर लो। नंबर बताया? हाँ, 43267। जरा फोन करके पहले ये मालूम करो कि ये फोन है कहाँ का और ये बखिया साहब क्या चीज है। अच्छा, मैं रॉय के पास बैठा हूं। रॉय ऑफिस में नहीं है। तो फिर मैं अपने केबिन में हूं। ठीक है। सुनील अपने केबिन में पहुंचा। मानसिंह उसके कहे बिना ही उसके लिए कॉफी ले आया था। सुनील ने एक सिगरेट लिया और कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। कुछ क्षण बाद फोन की घंटी बजी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो। सोनू, रेणु की आवाज आई। तुमने सुएगा इंटरनेशनल का नाम सुना है? नहीं तो, क्या भला है ये? ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करने वाली फर्म है। फर्म का हेड ऑफिस बंबई में है। राजनगर में इसका ऑफिस कोई 1 साल पहले खुला है। विपिन बहादुर बखिया साहब इस फर्म के डायरेक्टर हैं। और ये साहब मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ। लाइन पर हैं? नहीं, लाइन तो मैंने काट दी। कहो तो दोबारा मिला देती हूं। मिलाओ। सुनील रिसीवर कान से लगाए बैठे रहा। थोड़ी देर बाद उसके कान में एक भारी पुरुष स्वर पड़ा। हेलो। बखिया साहब, सुनील शिष्ट स्वर में बोला। बोल रहा हूं। तुम सुनील बोल रहे हो ना? जी हाँ। सुनील कुमार चक्रवर्ती? जी वही। अभी मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुम लाइन पर हो। बड़ी समझदारी की बात की आपकी सेक्रेटरी ने। बंदे को कैसे याद फरमाया था आपने? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कैसी बात? तुम्हारे मतलब की बात। बात की किस्म तो समझाइए। तुम यहां मेरे पास आ जाओ, सब कुछ बताऊंगा। ओके।
तो तुम आ रहे हो? अभी नहीं, फिलहाल मैं बिजी हूँ। 2-4 दिन में वक्त निकाल कर हाजिर हो जाऊंगा। मैं 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकता। दैट्स टू बैड। देखो, मैं तुम्हारे लिए बेहद फायदे का एक प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। सारा सिलसिला मुश्किल से 10 मिनट का है, इसलिए कम से कम आकर सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर, मेरी गारंटी है कि जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसे सुनकर तुम झूम उठोगे। लेकिन फोन पर आप नहीं बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। सॉरी, मैं फोन पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। जितनी बात मैं फोन पर कर चुका हूँ वही बहुत ज्यादा है। ओके, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहाँ आना होगा? तुमने नेपियन हिल देखी है? हाँ। नेपियन हिल को जाने वाली सड़क के दाहिने पर जो नेपियन हिल को जाने वाली सड़क के दहाने पर जो आखिरी बंगला है वो मेरा है। नंबर है 13। मैंने ये नहीं पूछा कि आपका दौलत खाना कहाँ है। मैंने पूछा है सुवेगा इंटरनेशनल का ऑफिस कहाँ है, जहाँ की मुझे आना है। मेरा बंगला बहुत बड़ा है, उसी के एक विंग में मेरा ऑफिस भी है। ओह, तो कब आ रहे हो तुम? जल्दी? कितनी जल्दी? बहुत जल्दी, आपकी उम्मीद से ज्यादा जल्दी। मैं खुद उत्सुकता से मरा जा रहा हूं। गुड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने प्लंजर ठकठकाया। तुरंत रानू तुरंत रेणु लाइन पर आ गई। रॉय के बारे में कुछ मालूम है? वो कहाँ गया है? सुनील ने पूछा। मिस्टर रॉय ऑफिस में है, वो अभी अभी लौटे हैं। अच्छा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने कॉफी का आखिरी घूंट पिया, सिगरेट का आखिरी कश लगाया और अपने केबिन से बाहर निकला। एक तरफ रेलिंग लगे लंबे गलियारे में चलता हुआ वो रॉय के ऑफिस में पहुंचा। गुड मॉर्निंग, वो बोला। रॉय ने अपना चश्मा अपने सिर पर चढ़ाया हुआ था और वो दोनों हाथों से अपना माथा थामे था। सुनील की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया, चश्मा सिर पर से नीचे सरकाकर नाक पर पहुंचाया और फिर बोला, सुनील, आओ आओ। सुनील उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं अभी सीधा पुलिस हेडक्वार्टर से आ रहा हूं, आईजी से मिलने गया था। वजह? वजह तुम्हें ऑफिस में किसी ने नहीं बताई? मैं भी अभी आया हूं। रेणु के अलावा मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। उसे कुछ नहीं मालूम। उसका ऐसी बातों से क्या वास्ता? हो क्या गया है? सुनील, एक ऐसी अनोखी बात हुई है जैसी ब्लास्ट की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई। क्या हुआ है? 60-70 साल पहले ऐसी बातें हुआ करती थी, जबकि अखबार वालों में बहुत लगा करती थी और हर अखबार वाला चाहता था कि उसका प्रतिद्वंदी अखबार बंद हो जाए। हो क्या गया है? तब अखबार नवीसों जैसे संभ्रांत लोग भी पेशेवर गुंडों का सहारा लेते थे और ऐसी हरकतें करते थे। तब सुनील ने बाएं हाथ से अपना माथा थाम लिया और दहाड़ मारकर रोने लगा। रॉय घबरा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अपना व्याख्यान जारी रखो। मेरे हाल पर कतई रहम मत खाना, कसम है तुम्हें। मेरी दिली इच्छा है कि मेरे प्राण तब निकलें जब तुम्हारे मतलब की बात तक पहुंचने में अभी भी 2-4 घंटे बाकी हों। ओह, नेवर माइंड, प्लीज कंटिन्यू। और अखबार नवीसी की हिस्ट्री को 60-70 साल पहले से नहीं, तब से शुरू करो जब सृष्टि का पहला अखबार पत्थर की शिला पर गोद कर प्रकाशित किया गया था। मेरे पास बहुत वक्त है। सॉरी, रॉय तनिक सकपका कर बोला। मैं ख्यालों की रौ में बह गया था। शुक्र है डूबे नहीं। दरअसल सुनील, आज सुबह सवेरे हमारा एक डिलीवरी ट्रक
आज का अखबार लेकर जब रेलवे स्टेशन जा रहा था तो कुछ बदमाशों ने एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक को जबरन अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने ड्राइवर को पीट कर भगा दिया और ट्रक को आग लगा दी। ओह नो। फिर आज सुबह ही नगर के विभिन्न भागों में हमारे 5-6 हॉकरों को पीटा गया और उनसे ब्लास्ट का आज का अंक छीन लिया गया। पुलिस ने इस बारे में कोई छानबीन की? खूब छानबीन की, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका कि ऐसा किन लोगों ने किया है और क्यों किया है। लेकिन ये तो साफ साफ कोई हमें चेतावनी दे रहा है कि हम ऐसा कुछ ना छापें जो उन्हें नागवार गुजर सकता हो। कौन? सुनील कुछ क्षण खामोश रहा, फिर बोला, मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि यह किन लोगों की हरकत है। तुम जानते हो? रॉय हैरानी से बोला। हाँ, सुनील बोला। फिर उसने रॉय को प्रेस क्लब से उससे अलग होने के बाद से उसके साथ घटी तमाम घटनाएं कह सुनाई। ओह। सारी बात सुन चुकने के बाद रॉय चिंतित स्वर में बोला, तुम्हारे ख्याल से ब्लास्ट के साथ ये बेहूदी हरकत उन्हीं लोगों ने की है जिनका नगर में मादक द्रव्यों का व्यापार फैलाने में हाथ है? और किसकी हरकत हो सकती है ये? कल मुझे एल्बर्ट से दूर रहने की चेतावनी मिली थी। आज ब्लास्ट को ड्रग पेडलर्स के गिरोह से दूर रहने की चेतावनी मिली है। यही बात मुमकिन लगती है। मैं आईजी से इस बारे में बात करूंगा। जरूर करना। लेकिन सुनील, बदमाशों का ये कैसा गिरोह नगर में सक्रिय है? एक मासूम लड़की को तबाही के रास्ते पर बढ़ने से बचाने के लिए की गई तुम्हारी मामूली छानबीन के बदले में इतना बड़ा हंगामा? मेरी छानबीन मामूली नहीं थी। वो बदमाशों के लिए एक खतरनाक चैलेंज था। और सवाल एक मासूम लड़की का नहीं, सैकड़ों हजारों मासूम लड़कियों का है। हजारों नादान, क्षुब्ध, दिशा भ्रमित और संतरास के मारे नौजवानों का है। बल्कि आने वाली पूरी नस्ल का है। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तुम्हारे ख्याल से क्या हमें ब्लास्ट पर दुश्मनों द्वारा उछाले गए इस खुले चैलेंज से डर जाना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि हमें और मुस्तैद हो जाना चाहिए और ज्यादा मजबूती से कमर कसकर दुश्मनों के सर्वनाश का सामना करना चाहिए। हमें ब्लास्ट में उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मैटर छापना चाहिए। ब्लास्ट पर ऐसा आक्रमण कल फिर हो सकता है, सुनील ने कहा। ब्लास्ट पर ऐसा आक्रमण रोज हो सकता है, लेकिन आजकल ऐसी हरकतों से अखबारों को धमकाया नहीं जा सकता, उन्हें बंद नहीं कराया जा सकता। आजकल अखबार को कागज या बिजली का संकट पैदा करके सत्तारूढ़ सरकार तो बंद करवा सकती है। विज्ञापन दाता अखबार के खिलाफ एक हो जाएं तो अखबार बंद करा सकते हैं, लेकिन कोई बदमाशों का गिरोह अखबार बंद नहीं करा सकता, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। तुमने इस बारे में मलिक साहब से बात की? हाँ, उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत दी है कि डोप डीलर्स के बारे में हम ब्लास्ट में ज्यादा से ज्यादा छापें। छोटी से छोटी बात को भी इतना महत्व देकर छापें कि वो पब्लिक की निगाहों में आए बिना न रह सके। अब तुम पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम इस गिरोह का जितना जल्दी भंडा फोड़ सकते हो फोड़ो। मंजूर। मैं अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं उठा रखूंगा। दैट्स अ गुड बॉय। सुनील चुप रहा। एल्बर्ट के बारे में जो कुछ तुम बता रहे हो उससे इस बात की और भी पुष्टि हो जाती है कि आज की तारीख में जिन लोगों के हाथों में मादक पदार्थों का ये धंधा है वो बाहर के हैं और बहुत साधन संपन्न हैं। वो कैसे? देखो, एल्बर्ट एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो इसी चक्कर में एक लंबी सजा काटकर हाल ही में जेल से निकला है। ऐसा आदमी छूटने के बाद भी हमेशा पुलिस की निगाह में रहता है। ऐसा आदमी अगर अपने पुराने धंधों से ही चिपका रहना चाहता है तो उसके लिए यही मुनासिब होता है कि वो शहर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। लेकिन एल्बर्ट ने ऐसा नहीं किया। वो इसी शहर में है और अपने पुराने धंधे में है।
क्या इसी से ये बात साबित नहीं होती कि एल्बर्ट का संपर्क किन्हीं बाहर से आए लोगों से है? क्योंकि फिलहाल स्थानीय बदमाश तो उसके साय से भी बचने में ही अपनी सलामती समझते होंगे। कोई बाहरी आदमी ही एल्बर्ट को अपना सकता है, और वो भी अपने बलबूते पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होने की वजह से। मुझे भी यही टिप मिली है कि मौजूदा ड्रग ट्रेड का ऑर्गेनाइजर कोई बाहरी आदमी है और उसका माफिया तक से संबंध है। सुनील, किसी तरह मालूम करो कि ये ऑर्गेनाइजर है कौन। अगर उसका पता लग जाए तो उसका धंधा अपने आप ही ठप हो जाएगा। कोशिश जारी है। उम्मीद है जल्दी ही कोई नतीजा निकलेगा। दैट्स अ गुड बॉय। ये किताब तुम 1 मिनट पहले मुझे दे चुके हो। कई बार नई तारीफ ना करो, लेकिन तारीफ किया जरूर करो। बिल्कुल। रॉय मुस्कुराया, फिर हंसा। सुनील भी मुस्कुराता हुआ उठा और उससे हाथ मिलाकर वहां से विदा हो गया। अगला दृश्य। नेपियन हिल रोड जाने से पहले सुनील विवेकानंदा कॉलेज गया। वहां के हॉस्टल में जया मालिनी का कमरा तलाश करने में उसे कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन जया मालिनी हॉस्टल में नहीं थी। वो कॉलेज पहुंचा। जया मालिनी वहां भी नहीं थी। किसी से उसे यह भी ना मालूम हो सका कि वो कहाँ थी। फिर जया मालिनी से साक्षात्कार का प्रोग्राम वक्ती तौर पर स्थगित करके वो एक टैक्सी पर सवार हुआ और नेपियन हिल रोड पहुंचा। बखिया का बंगला वहां था जहां से नेपियन हिल की घुमावदार सड़क की चढ़ाई शुरू होती थी। सुनील बंगले से बाहर ही टैक्सी पर उतर गया। उसने टैक्सी ड्राइवर को अपने इंतजार में वहीं ठहरने के लिए कहा और आगे बढ़ गया। बंगले के लोहे के विशाल फाटक पर पहुंचा। वो फाटक बंद था और उस पर लिखा था प्राइवेट रेजिडेंस, एंट्रेंस टू ऑफिस फ्रॉम नेक्स्ट गेट। सुनील अगले फाटक पर पहुंचा। वो फाटक खुला था। सुनील भीतर दाखिल हुआ। बंगला निश्चय ही बहुत बड़ा था। लंबी राहदारी को पार करके वो एक बंद दरवाजे पर पहुंचा, जिस पर पीतल की प्लेट लगी थी और प्लेट पर लिखा था रिसेप्शन। सुनील भीतर दाखिल हुआ। वो एक बहुत सजा हुआ कमरा था। कमरे की दो दीवारों के साथ कीमती सोफे लगे हुए थे। बीच में एक आधा इंच मोटे शीशे की टॉप वाला मेज था। फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। एक अन्य कोने में रिसेप्शन डेस्क थी, जहां कालीन और फर्नीचर जैसी ही कीमती और उससे मैच करती हुई रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। सुनील रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। मेरा नाम सुनील है। मैं बखिया साहब से मिलने आया हूं। आपने अपॉइंटमेंट ली है? रिसेप्शनिस्ट युवती ने भावहीन ढंग से पूछा। तुम्हें नहीं मालूम? मैं आपसे पूछ रही हूं, युवती सक पकाकर बोली। ऐसी बातों की तो तुम्हें खुद खबर रखनी चाहिए। नहीं है तो अपने डैडी से पूछो। डैडी? विपिन बहादुर बखिया? युवती ने एक आह भरी, असहाय भाव से सिर हिलाया और फिर दबे स्वर में बोली, सामने गलियारे में चले जाइए और दाईं ओर के दूसरे दरवाजे के भीतर दाखिल हो जाइए। थैंक यू। सुनील निर्देशित द्वार के भीतर दाखिल हुआ। जहां उसके अब कदम पड़े थे वो कमरा रिसेप्शन से कहीं ज्यादा भव्य था, और वहां मौजूद युवती रिसेप्शनिस्ट से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो जिस मेज के पीछे बैठी थी उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और 3 टेलीफोन पड़े थे। वहां का सारा रख रखाव इस बात की चुगली कर रहा था कि वो युवती बखिया की सेक्रेटरी है, और क्योंकि वो टॉप बॉस की सेक्रेटरी थी इसलिए टॉप की चीज थी। उसके लंबे काले बाल रेशम की तरह मुलायम थे और चेहरा 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रहा था। अपने संगमरमर से तराशे जिस्म पर वो ब्लाउज और स्कर्ट पहने थी। सुनील की निगाह उसके चमकते चेहरे पर थी और वो होंठों में बुदबुदाया, 38। यू सेड समथिंग? वो यूं बोली जैसे घंटियां खनक रही हूं। आई सेड हेलो, सुनील मुस्कुराकर बोला। हेलो योरसेल्फ। मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि मैं चाहता क्या हूं? वो हंसी।
उसके दांत इतने खूबसूरत थे कि उनका अपने विज्ञापन में इस्तेमाल किसी भी टूथपेस्ट कंपनी के लिए फक्र की बात हो सकती थी। पूछने की क्या जरूरत है, वो बोली। वो तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। मतलब है मेरा मतलब है इस वक्त मैं क्या चाहता हूं, वो भी तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, लेकिन इस वक्त उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर किसी और वक्त, सुनील आशापूर्ण स्वर में बोला। वो फिर हंसी। तुम सुनील हो ना? कैसे जाना? अंदाजा लगाया है। बड़ा दिलफरेब अंदाजा लगाती हो। और भी बहुत से काम हैं जो मैं बहुत दिलफरेब करती हूं। मसलन? छोड़ो, तुम यहां किसी और काम से आए हो। मैं उस काम को तो गोली मार सकता हूं, भाड़ में झोंक सकता हूं। बातें बड़ी दिलचस्प करते हो। और भी बहुत से काम हैं जो मैं बहुत दिलचस्प करता हूं। मेरा ही जवाब मुझे दे रहे हो? सुनो, क्यों ना हम एक दूसरे को आजमाएं। मजाक छोड़ो, वो उठती हुई बोली। मेरा मतलब है तुम्हारा बॉस मेरा मतलब है मेरा बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो उठकर खड़ी हुई तो सुनील को फौरन अपना पहला ख्याल बदलना पड़ा। 42, उसके मुंह से निकला। दोनों ही ख्याल गलत हैं। युवती के चेहरे पर एक धूर्ततापूर्ण मुस्कुराहट आई। ना 38, ना 42, 40। यानी कि तुमने मेरा पहला ख्याल भी सुना था? हाँ, मेरे कान बहुत तेज हैं। मेरी निगाहें बहुत तेज हैं। मेरा मतलब है अभी थोड़ी देर पहले तक मैं ऐसा ही समझता था। वो फिर हंसी। आओ, वो अपनी मेज के पीछे से बाहर निकलती हुई बोली। कहाँ? बखिया साहब के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाड़ में झोंको बखिया साहब को। बखिया साहब बहुत गर्म मिजाज के आदमी हैं। वो जल्दी ही बहुत ज्यादा गुस्सा खा जाते हैं। ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें सावधान करने के लिए, ताकि तुम अपने ये खतरनाक ख्याल उनके सामने न जाहिर करने लगो। मैं क्या तुम्हारे बखिया साहब से डरता हूं? सुनील छाती फुलाकर बोला। अगर उन्होंने मुझसे कोई औंधी सीधी बात की तो मैं उनके बखिए उधेड़ दूंगा। लड़की होंठ दबाकर हंसी। सुनो, सुनील व्यग्र भाव से बोला, कम से कम अपना नाम तो बता दो। नीना, वो बोली। नीना महाजन। महाजन तो वो होते हैं ना जो सूद पर पैसे देते हैं। हाँ, वही। तुम्हें चाहिए क्या? सूद पर पैसा? नहीं, मुझे तो महाजन चाहिए। उसका सूद ज्यादा है। मैं अदा कर दूंगा। मैं उम्र भर के लिए तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। जिंदगी तुम्हारे हवाले है महाजन साहब, मेरा मतलब है साहिबा। ये डायलॉग कितनी लड़कियों को सुना चुके हो? बहुत लड़कियों को, गिनती याद नहीं है। लेकिन ये अच्छी तरह से याद है कि उनमें से कोई महाजन नहीं थी। वो फिर होंठ दबाकर हंसी। उसने आगे बढ़कर एक दरवाजा खोला और अत्यंत आदरपूर्ण स्वर में बोली, मिस्टर सुनील इज हेयर सर। भीतर से किसी ने भारी आवाज में ऐसा कुछ कहा जो सुनील के समझ में नहीं आया। नीना ने सुनील को संकेत किया। सुनील आगे बढ़ा। वो नीना के समीप से गुजरता हुआ खुले दरवाजे से भीतर दाखिल हो गया। नीना ने तुरंत उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। सुनील ने स्वयं को एक ऑफिस नुमा कमरे में पाया। कमरा ऐसा सजा हुआ था कि उसकी खूबसूरती में किसी भी तरह की और तरक्की संभव नहीं थी। सुनील ने गलीचे पर कदम रखा तो उसे यूं लगा जैसे उसका पांव टखनों तक रेशम के ढेर में धंस गया हो। उसने देखा सामने एक आबनूस की लकड़ी की विशाल अर्धवृत्ताकार टेबल थी, जिसके पीछे एक राज सिंहासन जैसी कुर्सी पर एक 50 से ऊपर की उम्र का हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी बैठा था। वहां का वैभव और ऐश्वर्य इस बात की साफ साफ चुगली कर रहा था
कि सुवेगा इंटरनेशनल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, और जो आदमी उसके सामने बैठा था वो किसी धन कुबेर से कम नहीं था। आइए, वो आदमी बड़े अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। आइए सुनील साहब। सुनील मेज के समीप पहुंचा। तशरीफ रखिए। सुनील मखमल से मढ़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। बखिया ने उससे हाथ मिलाने का उपक्रम नहीं किया था। विपिन बहादुर बखिया साहब आप हैं? सुनील ने जानबूझकर पूछा। हाँ। उसके नेत्र सिकुड़ गए। मेरी सेक्रेटरी ने तुम्हें नहीं बताया? नीना आपकी सेक्रेटरी है? हाँ। नहीं बताया उसने मुझे। उसे बताना चाहिए था। वो बच्ची है, नादान है, उसे माफ कर दीजिए। वो 25 साल की है। अच्छा, मेरा अंदाजा तो 20 के नीचे का था। बखिया ने घूर कर सुनील को देखा। फिर उसने बेचैनी से पहलू बदला और फिर लकड़ी का एक बड़ा सा डिब्बा खोलकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो, सिगार लो। सुनील ने एक सरसरी निगाह सिगार बॉक्स के भीतर डाली। वो बेहद कीमती सिगार थे। जी नहीं, शुक्रिया, सुनील बड़े अदब से बोला। मैं सिगरेट पीता हूं। और उसने अपना लकी स्ट्राइक का मुड़ा तोड़ा पैकेट जेब से निकालकर अपने हाथ में ले लिया। बखिया ने कुर्सी पर पहलू बदला। कुर्सी तनिक चरमराई और फिर खामोश हो गई। उसने सिगार का डिब्बा वापस अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसमें से एक सिगार निकाला और मेज पर ही रखे एक सुनहरे सिगार कटर से सिगार का एक सिरा कुतरा। फिर वो एक सोने के सिगरेट लाइटर से अपना सिगार सुलगाने में मग्न हो गया। तब तक सुनील भी एक सिगरेट सुलगा चुका था। सुनील, अंत में बखिया बोला, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा, सुनील बोला, किससे सुनी? कई लोगों से सुनी है। अब उनके नाम तो मुझे याद नहीं रहे। लेकिन मेरा नाम याद रह गया आपको? क्यों ना रहता, तुम इतने काम के आदमी जो हो। शुक्रिया। मैं होशियार समझदार आदमियों की बहुत कदर करता हूं, और उन खुशकिस्मत लोगों में से मैं भी एक हूं जिनकी आप कदर करते हैं। हाँ। जरा नवाजी का फिर से शुक्रिया। बखिया ने फिर पहलू बदला, सिगार का एक लंबा कश लगाया और बोला, सुवेगा इंटरनेशनल से तो तुम ना वाकिफ नहीं होगे। ना वाकिफ ही समझिए, सुनील खेदपूर्ण स्वर में बोला, क्योंकि आज सुबह से पहले मैंने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन अब इतना भर मालूम है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं। यह भी सुना है कि आपकी कंपनी का हेड ऑफिस बंबई में है। ठीक सुना है। और राजनगर की ही तरह दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में हमारी ब्रांचें हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। लेकिन साहब, मैं इस तस्वीर में कहाँ फिट बैठता हूं? जो फ्रेम मेरी निगाह में है वो इतना खूबसूरत है कि उसमें फिट होने के काबिल मैंने तुम्हें, सिर्फ तुम्हें माना है। सुनील, शायद तुम्हें मालूम ना हो कि राजनगर में मौजूद तुम्हारी किस्म के दर्जनों लोगों को रिजेक्ट करके मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए? क्या करने के लिए? तुम्हें एक ऐसी नौकरी देने के लिए जिसे हासिल करना हर महत्वाकांक्षी नौजवान आदमी का ध्येय होता है। नौकरी? लेकिन वो तो मैं पहले से ही कर रहा हूं। कर रहे हो, लेकिन उससे तुम्हें हासिल क्या होता है? बखिया तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, चिकन फीड। लेकिन अपनी मौजूदा नौकरी में तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? 1500 रुपये। सुवेगा इंटरनेशनल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो नौकरी मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं उसमें तुम्हारी तनख्वाह होगी 4000 रुपये। साथ में बंबई में फ्लैट फ्री, गाड़ी फ्री, और दर्जनों सुविधाएं फ्री। साल में 4 बार विदेश जाने की सुविधा और पक्की नौकरी की गारंटी।
लेकिन मैं तो पत्रकार हूं। ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की नौकरी। मेरा जाती तजुर्बा है कि एक अच्छा पत्रकार बहुत अच्छा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकता है। आई सी। सुनील सिगरेट का कश लगाता हुआ विचारपूर्ण स्वर में बोला। आज से तुम सोएगा इंटरनेशनल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो, बखिया ने बड़े नाटकीय अंदाज से घोषित किया। ठहरिए ठहरिए, सुनील बोला। इतनी जल्दी नहीं। पहले ये तो बताइए कि जो साहब इस वक्त आपकी कंपनी में ये नौकरी कर रहे हैं, उससे आपको क्या शिकायत है? बखिया के माथे पर बल पड़ गए। वो शुष्क स्वर में बोला, इस बात से तुम्हें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। मुझे रखने के बाद आप उन साहब को रखेंगे या उन्हें निकाल देंगे? हमें दो पब्लिक रिलेशन ऑफिसरों की जरूरत नहीं है। यानी कि उन साहब की नौकरी खल्लास? हाँ। फिर तो और भी जरूरी है कि मुझे मालूम हो कि उनसे आपको क्या शिकायत है, ताकि मैं आपको वैसी शिकायत का मौका ना दूं। तुमसे हमें कोई शिकायत नहीं होगी। अभी से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी तो आपको मुझसे मिले मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं। इतने में कोई किसी के बारे में क्या जान सकता है? मैं जान सकता हूं। मुझे आदमी पहचानने का बहुत तजुर्बा है। आई सी। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? बखिया ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। फिर उसने मेज की पैनल में लगे घंटी का बटन दबाया। एक वर्दीधारी चपरासी ने भीतर कदम रखा। साहब के लिए पानी लाओ, बखिया ने आदेश दिया। तुरंत पानी हाजिर हुआ। सुनील ने पानी पिया। उसने बड़े फटीचर अंदाज से अपने सिगरेट के बचे हुए टुकड़े का एक मुड़ा तुड़ा सा नया सिगरेट सुलगाया। पहला टुकड़ा उसने बड़े इत्मीनान से फर्श पर बिछे कालीन पर फेंक दिया और उसे अपने जूते से मसल दिया। बखिया का चेहरा कानों तक लाल हो गया। साफ जाहिर हो रहा था कि अपने आप पर काबू पाने में उसे बड़ी कठिनाई हो रही थी। बंबई? सुनील पानी के खाली गिलास में सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोला। बहुत दूर है। आजकल के तेज रफ्तार जमाने में कोई जगह दूर नहीं होती, बखिया बोला। ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बंबई, मौसम कैसा है वहां का? तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो। जरूरत से ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। मजबूरी है बखिया साहब। दरअसल मुझे राजनगर के मौसम की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि बंबई का मौसम राजनगर से कहीं अच्छा है। गुड। सुनील यूं बोला जैसे वो खबर सुनकर उसकी जान में जान आ गई हो। लेकिन फिर भी। क्या फिर भी? सुनील ने एक नकली जमाई ली। एक हाथ से अपनी कनपटी खुजलाई और फिर बोला, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। सोचकर बताओगे? बखिया के सब्र का प्याला छलक गया। वो एकाएक फट पड़ा। इसमें सोचने की क्या बात है? कोई अकल से रिश्ता रखने वाला आदमी इतनी शानदार नौकरी नहीं ठुकरा सकता। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपकी नौकरी ठुकरा रहा हूं, सुनील हड़बड़ा कर बोला। मैंने कहा है कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा। एक ही बात है, वो गरजा। आज तक किसी की बखिया के साथ यूं पेश आने की हिम्मत नहीं हुई जैसे तुम पेश आ रहे हो। आज तक किसी ने सुवेगा इंटरनेशनल की नौकरी ठुकराने का ख्याल तक नहीं किया। मैं तुम्हें इतनी शानदार नौकरी की ऑफर दे रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी बना रहा हूं और तुम। वो घंटी, सुनील धीरे से बोला, जरा एक बार फिर बजा दीजिए। किस लिए? ताकि चपरासी एक गिलास पानी ले आए। सुनील क्षण के लिए ठिठका और फिर बोला, आपके लिए। बखिया उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा लाल भभूका हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। वो तो आप भी समझते हैं, तभी तो आप मुझे इतनी बढ़िया नौकरी की ऑफर दे रहे हैं। तुम तुम
और आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मैं ऐसे मालिक के लिए काम करना पसंद नहीं करता जो मुझसे चिल्लाकर बात करे। मेरा दिल बहुत कमजोर है, मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है। 4,000 रुपए माहवार तनख्वाह वाली नौकरी ऑफर करने वाले मालिक का चिल्लाना तो क्या। बखिया पहले से ज्यादा जोर से चिल्लाता हुआ बोला। और भी कुछ और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है उसके कर्मचारी को। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अपनी औकात नहीं पहचानते तुम समझते हो कि तुम। तभी दरवाजा खुला। सुनील ने घूम कर देखा। पीछे नीना खड़ी थी। सर, वो भावहीन स्वर में बोली, आपकी दवा का वक्त हो गया है सर। बखिया ने पहले तो यूं नीना की तरफ देखा जैसे उसकी कही बात उसकी समझ में ही ना आ रही हो, लेकिन फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। धीरे धीरे उसके चेहरे से क्रोध के भाव गायब होने लगे। वो धीरे से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सामने दीवार पर लगी क्लॉक पर निगाह डालता हुआ बोला, हाँ हाँ। नीना ने खुले दरवाजे से बाहर संकेत किया। चपरासी एक गिलास पानी ले आया। बखिया ने अपनी मेज का एक दराज खोलकर भीतर से 2 शीशियां निकाली। एक में से उसने एक कैप्सूल तथा दूसरे में से एक गोली निकाली। उसने कैप्सूल और गोली दोनों को एक साथ मुंह में रखा और पानी के साथ उन्हें निगल गया। तुरंत बाद नीना और चपरासी कमरे से निकल गए। दरवाजा फिर बंद हो गया। उस दौरान कमरे का माहौल ऐसा बना हुआ था जैसे वहां कोई बम फटने वाला था, लेकिन फटा नहीं। जो दवा बखिया ने खाई थी वो तो न जाने किस बात की थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बखिया पर यह दिखाई दी कि वो एकदम शांत हो गया। सिर्फ शांति नहीं, सुनील को तो यह भी लगा जैसे वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहा हो। हम्म। तो संयत स्वर में बोला, तो क्या कह रहे थे तुम? मैं अर्ज कर रहा था, सुनील आदरपूर्ण स्वर में बोला, कि मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा और अपने फैसले की कल आपको खबर कर दूंगा। ठीक है, वो बोला, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। सुनील उठ खड़ा हुआ। यहां आने की जहमत गवारा करने का शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैंने कोई जहमत महसूस नहीं की। बखिया मुस्कुराया। सुनील ने उसका अभिवादन किया और बाहर निकल आया। अपने पीछे उसने दरवाजा बंद कर दिया। नीना अपनी सीट पर बैठी थी। पता नहीं उसे सुनील के आगमन की आहट नहीं मिली थी या उसने जानबूझकर सिर नहीं उठाया था। बेदर्द मेरे सैयां शबनम है कभी शोले, सुनील बोला। नीना ने सिर उठाया। सुनील को देखकर उसके होंठ एक मशीनी मुस्कुराहट की सूरत में फैले। क्या कहा? वो बोली। तुम्हारे साहब की फितरत बयान कर रहा था, सुनील बोला। तुमने ऐन मौके पर आकर याद न दिलाया होता कि उसके दवा खाने का वक्त हो गया है, तो जरूर जरूर वो मेरा खून ही कर देता। तुम बखिया साहब को गलत समझ रहे हो। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिसकी वजह से अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं और अपनी सुध-बुध भूल जाते हैं। ओह। वैसे उन्होंने वाकई बड़ी संजीदगी से तुम्हारे बारे में पूछताछ करवाई थी और बहुत सोच समझ कर तुम्हें कंपनी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की नौकरी के लिए छांटा था। अच्छा। हाँ। जब उन्होंने मेरे बारे में इतनी पूछताछ करवाई थी तो एक इंतहाई अहम बात उनकी जानकारी में आनी चाहिए थी। कौन सी बात? ये बात कि मैं तनख्वाह के लिए नौकरी नहीं करता। ये बात कि मेरी रगों में लाल खून नहीं, छपाई की काली स्याही बहती है। ये बात कि प्रेस रिपोर्टर की नौकरी के अलावा मुझे दुनिया की कोई नौकरी करना कबूल नहीं, चाहे वो किसी कंपनी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हो या भारत के राष्ट्रपति की। नीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच कह रहा हूं मैं, सुनील बोला। यानी कि तुम ये नौकरी ठुकरा रहे हो? अभी नहीं। मैंने तुम्हारे साहब को कहा है कि मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। लेकिन जब आज तुम्हारे ये ख्याल हैं तो कल उनमें कौन सी तब्दीली आ जाएगी? कल तक, सुनील धीरे से बोला, शायद मेरा दिमाग खराब हो जाए। मिस्टर, तुम मेरी समझ से परे हो।
इसलिए क्योंकि मैं तुमसे परे हूं। पास बुलाकर देखो, मैं तुम्हें बखूबी समझ आने लगूंगा। नीना ने एक बार घूर कर सुनील की तरफ देखा और फिर कठोर स्वर में बोली, स्क्रैम। ओके, सुनील सिर नवाकर बोला। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा मालिक मुझ पर लट्टू है। उसकी नौकरी कबूलने या ठुकराने के लिए अभी कल तक का वक्त है मेरे पास। अगर मैंने उसकी नौकरी कबूल कर ली तो मुमकिन है वो मेरी ये शर्त कबूल कर ले कि बंबई में मेरी असिस्टेंट के तौर पर तुम्हें भी मेरे साथ भेजा जाए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं कंपनी के फर्नीचर या टाइपराइटर जैसा दर्जा रखने वाली चीज नहीं हूं। ओह, सुनील ने अपने दिल पर हाथ रखा और निराशा में डूबे स्वर में बोला, आवाज आई? कैसी आवाज? मेरा दिल टूटने की? नहीं, मुझे नहीं आई। अब बराए मेहरबानी दुकान बढ़ाओ। ओके मैडम। सुनील वहां से बाहर निकला। सड़क पार करके वो अपनी टैक्सी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ड्राइवर टैक्सी में से गायब था और उसकी पिछली सीट पर एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। सुनील ने गौर से टैक्सी का मुआयना किया। निश्चय ही वो वही टैक्सी थी जिस पर वो वहां तक आया था। सुनील ने टैक्सी की छत पर दस्तक दी। उस आदमी ने अखबार पर से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। ये टैक्सी तुम्हारी है? अखबार वाला बोला। मुझे मालूम है। ड्राइवर कहाँ है? उसे मैंने जरा सैर करने के लिए भेज दिया है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि हमारी बातचीत में कोई खलल पड़े। तुम मुझसे बातचीत करना चाहते हो? हाँ, इसीलिए तो यहां बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम मुझे जानते हो? खूब। तुम सुनील हो? सुनील ने टैक्सी का दरवाजा खोला और भीतर अखबार वाले के साथ जा बैठा। और तुम कौन हो? वो कठोर स्वर में बोला। मैं एक बहुत मामूली आदमी हूं और मेरे जैसे मामूली आदमियों के नाम नहीं होते। बकवास मत करो। अच्छी बात है। मेरा नाम हरकारा है। मैं तुम्हारे लिए एक संदेशा लाया हूं। कैसा संदेशा? किसका संदेशा? मैं उन लोगों का संदेशा लाया हूं जिनसे कल रात रौनक बाजार में तुम्हारी थोड़ी तकरार हुई थी। वो बहुत अमन शांति पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए कोई बखेड़ा नहीं चाहते। उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि तुम रास्ते में आने की कोशिश न करो। इसी में हर किसी की भलाई है। समझ गए? ओह, तो ये बात है। बिल्कुल, यही बात है। लेकिन सवाल यह है कि तुम बात को ठीक से समझ तो गए हो ना? मैं संदेश भेजने वाले को जाकर क्या जवाब दूं तुम्हारा? अभी बताता हूं, सुनील बोला और उसने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। उन्हें यह जवाब देना कि अगली बार जब उन्हें मुझे कुछ कहना हो तो हरकारा भेजने की जगह खुद आने की कोशिश करें। कभी भी, कहीं भी। समझ गए? मेरा गिरेबान छोड़ो। सुनील ने गिरेबान छोड़ने के स्थान पर उसे और मजबूती से थाम लिया और बोला, और तुम्हें मैं अपने साथ थाने लेकर चल रहा हूं। तुम मुझे थाने नहीं ले जा सकते। वो मुस्कुराकर बोला। क्यों नहीं ले जा सकता? और मेरा गिरेबान भी थामे नहीं रह सकते। क्यों? इसलिए। उस आदमी ने पहलू बदला तो अखबार उसकी गोद से सरक गया। सुनील ने देखा उसका जो हाथ अभी तक अखबार के नीचे छुपा हुआ था, उसमें एक रिवॉल्वर मौजूद थी और उसकी नाल का रुख सीधे सुनील के पेट की ओर था। सुनील सकपका गया। वजह पसंद आई? सुनील ने उसके गिरेबान से हाथ खींच लिया। यानी कि पसंद आई? सुनील चुप रहा। तो फिर संदेशा भेजने वालों के लिए क्या जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब तुम सुन चुके हो। ठीक है, मैं तो हरकारा हूं। मेरा काम तो संदेशा देना और उसका जवाब हासिल करना था। मुझे क्या?
वो कार से बाहर निकला और सड़क पर थोड़ी दूर खड़ी एक मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। अगले ही क्षण वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से उड़न छू हो गया। सुनील टैक्सी पर आगे को झुका और गुस्से में जोर जोर से टैक्सी का हॉर्न बजाने लगा। अगला दृश्य। शाम को सुनील रौनक बाजार पहुंचा। उस वक्त रौनक बाजार में खूब रौनक थी, लेकिन जॉन बॉस्को के बार में अभी रौनक का माहौल नहीं बना था। जॉन बॉस्को हमेशा की तरह बार काउंटर के पीछे मौजूद था। हेलो, सुनील बोला। हेलो। जॉन बॉस्को जबरन मुस्कुराया। कल रात मैं तुम्हारी काजू की शर... कल रात मैं तुम्हारी काजू की शराब की तारीफ करना भूल गया था, इसलिए आज आया हूँ। स्पेशलिटी ऑफ द हाउस, रिमेंबर? ऑल्सो ऑन द हाउस। आई रिमेंबर वेरी वेल। गुड। स्पेशलिटी ऑफ द हाउस पेश करूं बॉस? नहीं, अभी नहीं, शुक्रिया। तो और क्या खिदमत करूं तुम्हारी? बहुत अकड़ रहे हो प्यारे लाल। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी ही हो तो अच्छा है, सुनील शुष्क स्वर में बोला। बॉस को चुप रहा। फिर उसने सुनील के कहे बिना काउंटर के नीचे से कल वाली बोतल जैसी ही एक बोतल निकाली। जाने दो, सुनील हाथ उठाकर उसे रोकता हुआ बोला। मैं यहां इसलिए नहीं एल्बर्ट के लिए आया हूं। मतलब? वो यहां दिखाई नहीं दे रहा? अभी नहीं आया वो। अमूमन कब तक आता है वो? अपनी मर्जी का मालिक है वो, जब जी चाहे तब आता है। उसका कोई और पता ठिकाना? मुझे नहीं मालूम। वैसे वो यहाँ आता तो रोज है ना? हाँ। आज जब भी वो यहाँ आए मेरा एक संदेशा उसे दे देना। कैसा संदेशा? उससे कहना मैं उससे फौरन मिलना चाहता हूँ। मगर उसने वजह पूछी तो? वो नहीं पूछेगा, वजह उसे मालूम है। वो मिले कहाँ तुमसे? सुनील ने उसे यूथ क्लब और अपने फ्लैट का पता और दोनों जगह का टेलीफोन नंबर लिखकर दे दिया। ओके, बॉस को बोला। अगर वो मुझसे मिलने में आनाकानी करता दिखाई दे तो तुम कम से कम मुझे इतनी खबर कर देना कि वो यहाँ आ गया था। ओके, थैंक यू। सुनील वहां से बाहर निकला। वहां से थोड़ी ही दूर फ्रैंक डगलस के कॉफी बार में पहुंचा। सुनील को देखकर फ्रैंक की बाँछें खिल गई। वो फौरन काउंटर के पीछे से बाहर निकला और सुनील से यूं बगलगिर होकर मिला जैसे वो अपने बरसों से बिछड़े किसी नजदीकी रिश्तेदार से मिल रहा हो। वो उससे अलग हुआ तो सुनील ने पूछा, कैसे हो उस्ताद? इनायत है ऊपर वाले की मास्टर। फ्रैंक अपने गले में लटके क्रॉस को टटोलता हुआ बोला। धंधा कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास, आपकी दुआ है मास्टर। गुड। आज इधर कैसे भटक पड़े? अभी बताता हूँ, चलो चलकर कहीं बैठे। तशरीफ लाइए। फ्रैंक डगलस उसे पिछवाड़े के जिस कमरे में लेकर आया वो सुनील का खूब देखा भाला था। उसके आमंत्रण पर सुनील वहां मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। फ्रैंक उसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। फ्रैंक डगलस कभी राजनगर का सबसे बड़ा दादा हुआ करता था और राजनगर के जराइम पेशा लोगों का वो बेताज बादशाह माना जाता था। फिर वो अपने कुछ विरोधियों की वजह से ऐसे झमेले में फंसा कि अगर सुनील ने उसका एतबार करके उसकी मदद न की होती तो वो फांसी पर चढ़ गया होता। कत्ल के झूठे इल्जाम से बरी होने के बाद उसने अपने अपराधपूर्ण जीवन से हमेशा के लिए किनारा कर लिया था। आज फ्रैंक का कॉफी बार उसकी ईमानदारी भरी जीवन नीयत का साक्षी था। अपराधियों से अपने पुराने संपर्कों की वजह से सुनील के लिए फ्रैंक डगलस राजनगर के अंडरवर्ल्ड का एनसाइक्लोपीडिया था। तभी रेस्टोरेंट का एक वेटर दो कोल्ड ड्रिंक ले आया। वेटर कोल्ड ड्रिंक सर्व करके चला गया तो सुनील ने पूछा, ये कोल्ड ड्रिंक के लिए तुमने कब कह दिया था उस्ताद? कहने की क्या जरूरत थी मास्टर? वेटर के अपने अन्नदाता को पहचानता नहीं? उस्ताद, क्यों कांटों में घसीट रहे हो? ऐसी बात नहीं है, ये तो हकीकत। छोड़ो। फ्रैंक खामोश हो गया।
कोल्ड ड्रिंक समाप्त हो जाने तक सुनील भी कुछ न बोला। फिर उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और गंभीर स्वर में बोला, उस्ताद, उम्मीद करता हूं कि इस शहर में आजकल जो कुछ हो रहा है उससे तुम बेखबर नहीं होगे। आपका इशारा किस तरफ है मास्टर? सुना है यहाँ के अंडरवर्ल्ड पर कोई बाहर से आए लोग हावी होते जा रहे हैं। किस सिलसिले में सुना है? मादक पदार्थों के नगर में फिर से फैलते धंधे के सिलसिले में। ये धंधा तो नगर में वाकई जोरों से पनप रहा है। शायद आपको मालूम ना हो मास्टर कि इस धंधे का पुराना खिलाड़ी एल्बर्ट जेल से बाहर आ चुका है और मैंने उसके किन्हीं नए लोगों से गठजोड़ के बारे में सुना है। मुझे दोनों ही बातें मालूम है। मेरा कल रात एल्बर्ट से आमना सामना हो चुका है और उसके कुछ नए हिमायती मुझ पर अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर चुके हैं। कल रात? कहाँ? तुम्हारे ही बाजार में, जॉन बॉस्को के बार के पास। हाँ। जीसस! नेत्र फैलाकर फ्रैंक बोला, वो आप थे? हाँ। तुमने मेरी धुनाई का नजारा देखा था? देखा था। लानत है मुझ पर जो इन गुनाहगार आंखों को ऐसा नजारा देखना पड़ा। एकाएक उसके नथुने फूल गए और मुट्ठियां भिज गईं। अगर मुझे मालूम होता कि वे लोग आप पर टूट रहे हैं तो तुम जरूर उन्हें खुदा के घर पहुंचाने का इंतजाम कर बैठे होते। इसलिए अच्छा ही हुआ कि तुम्हें मालूम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी, छोड़ो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। उन लोगों ने तो मेरा जिस्म सिर्फ सहलाया था। मैं बहुत बार लोगों के हाथों असली मार खा चुका हूं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? मैं जॉन बॉस्को के बार में एल्बर्ट से मादक पदार्थों के राजनगर में फिर से फैलते धंधे के बारे में ही कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। उसी सिलसिले में नौबत उसके नए हिमायतियों के साथ हाथापाई तक पहुंच गई। ओह उस्ताद, ये कौन सा नया गैंग राजनगर के दादाओं पर हावी होता जा रहा है? और यहाँ के दादा लोगों की गैरत को क्या हो गया है? क्या ये लोग नपुंसक हो गए हैं जो बाहर से आए लोग इनका पुलंदा बांधने में कामयाब हुए जा रहे हैं? ये सब तो मुझे मालूम नहीं मास्टर, लेकिन इस बात की गारंटी है कि एल्बर्ट की पीठ पर किसी छोटे आदमी का हाथ नहीं है। लेकिन वो आदमी जो भी है कौन? ये तो मुझे पता नहीं। तुम्हें नहीं पता? उस्ताद, ये तुम कह रहे हो? मास्टर, ये बात राजनगर में किसी को भी नहीं पता। अगर किसी को भी पता लगेगी तो आपके गुलाम को भी जरूर पता लगेगी। ओह, सुनील निराश स्वर में बोला। लेकिन एक बात है, फ्रैंक तनिक आगे झुककर बोला, जिसका मुझे पता है लेकिन राजनगर में किसी और को नहीं पता। ऐसी कौन सी बात है? सुनील ने आशापूर्ण स्वर में पूछा। सोहनलाल जोशी को तो आप जानते हैं, वो हरनबी रोड के सपना रेस्टोरेंट वाला। अब सपना को रेस्टोरेंट मत कहिए। सपना रेस्टोरेंट अब एक बहुत ऊंचे दर्जे के नाइट क्लब बन चुका है और वैसी एक नाइट क्लब हाल ही में उसने मुगल बाग में भी खोली है। नगर में जितने भी जुए के अड्डे चलते हैं उन सब पर सोहनलाल जोशी का कंट्रोल है। तुम्हारा मतलब है सपना की तीसरी मंजिल पर मौजूद जुआ घर के अलावा उसके राजनगर में और भी जुए के अड्डे हैं? एक नहीं, कई। आज की तारीख में सोहनलाल जोशी से ज्यादा शक्तिशाली और साधन संपन्न गैंगस्टर राजनगर में दूसरा नहीं है। अच्छा, इतनी तरक्की कर ली है उसने? इससे भी ज्यादा, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा। कमाल है। लेकिन मेरे सुनने में आया है कि जिस नए गैंग का राजनगर में कदम पड़ा है उससे सोहनलाल जोशी भी घबराता है। सोहनलाल जोशी को तो मैं खूब जानता हूं। किसी की तड़ी में आने वाला आदमी वो कभी नहीं था। आज तो तुम कह रहे हो कि वो और भी शक्तिशाली हो गया है। इसी वजह से तो ये बात जिक्र के काबिल है। उस्ताद, सोहनलाल जोशी को तो मैं भी पहचानता हूं।
कोई बाहरी आदमी आकर आनन फानन में उस पर हावी हो जाए, ये बात मेरे गले से उतरती नहीं। उसको डरा सकने वाला कोई आदमी इस दुनिया में हो, ये मुझे तो मुमकिन लगता नहीं। डर से नहीं तो किसी और वजह से, किसी और वजह से दब रहा होगा। और क्या वजह हो सकती है? फ्रैंक ने अनभिज्ञता से कंधे झटकाए। लेकिन कोई तो वजह जरूर होगी। हर बात की हमेशा कोई वजह होती है। वो तो है। उस्ताद, कान खुले रखना। वो वजह मुझसे मुझसे बेहतर तुम मालूम कर सकते हो। जरूर। वैसे फिर भी तुमने ये अच्छी टिप दी कि ड्रग पेडलर्स के नए गैंग की जानकारी सोहनलाल जोशी को हो सकती है। कल आप एल्बर्ट से जॉन बॉस्को के बारे में मिले थे? हाँ। क्यों? मैं आपको जॉन बॉस्को के बारे में एक बात बताना चाहता था। क्या? अपना चोरी का माल खरीदने बेचने का धंधा बंद करने के बाद से ही जॉन बॉस्को बहुत तंग हो गया था। क्यों? उसका चलता हुआ बार एंड रेस्टोरेंट जो है, उसका बार उस धंधे के अड्डे के चक्कर में ही चलता था, क्योंकि तब वहां कुल जहान के चोर डाकू आते थे। बॉस्को ने अपना वो धंधा बंद किया तो बार में भी उल्लू बोलने लगे थे। लेकिन मैंने तो उसे खूब चलता हुआ देखा है। हाल ही में वो फिर से चलने लगा है। कैसे? अब जॉन बॉस्को का बार सोहनलाल जोशी की सरपरस्ती में आ गया है। अब अपने बार में जॉन बॉस्को की हैसियत सोहनलाल जोशी के कर्मचारी जैसी है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि सोहनलाल जोशी के कई जुए के अड्डों में से एक जॉन बॉस्को के बार में भी चल रहा है? वहां चलता जुए का अड्डा मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन संकेत तो मुझे ऐसे ही मिले हैं। सच ही होगा ये। जॉन बॉस्को जैसा आदमी सुधरने वाली चीज नहीं है। हालांकि बनकर वो मुझे बहुत शरीफ दिखा रहा था। फ्रैंक चुप रहा। अब एक आखिरी बात उस्ताद, फरमाइए। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। आपको? क्यों? आजकल मेरा ऐसे लोगों से अक्सर वास्ता पड़ रहा है जो पिस्तौल तमंचा ताने बिना बात नहीं करते। मैं सोचता हूं मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का इंतजाम कर सकूं। अभी इसी वक्त तो मैं रिवॉल्वर हाजिर नहीं कर सकता, लेकिन आप हुक्म करें, मैं इंतजाम कर छोड़ूंगा। नेवर माइंड, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। लेकिन मास्टर, जो आदमी आपकी तरफ पिस्तौल तमंचा तो क्या उंगली भी तानता हो, उसकी सूरत मुझे दिखा दीजिए। भाई जीसस। फ्रैंक अपने गले में लटके क्रॉस को छूता हुआ बोला। मैं वो बांह काट दूंगा जिसकी उंगली आपकी तरफ उठेगी। सुनील ने एक जोर का अट्टहास किया और उठता हुआ बोला, खातिर जमा रखो। अभी मैं अपनी वजह से किसी को लूला लंगड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। फ्रैंक भी हंसा। अब मैं चलता हूं, सुनील बोला। फ्रैंक ने सहमति में सिर हिलाया। वो सुनील को बाहर तक छोड़ने आया। सुनील वापस जॉन बॉस्को के बार में पहुंचा। वो आया? उसने बार काउंटर के पीछे मौजूद जॉन बॉस्को से पूछा। कौन? जॉन बॉस्को हड़बड़ा कर बोला। इतनी जल्दी भूल गए प्यारेलाल? सुनील उसे घूरता हुआ बोला। एल्बर्ट? नहीं, अमिताभ बच्चन। एल्बर्ट अभी तो यहां नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन वो जब भी यहां आए उसे मेरा संदेशा देना ना भूलना। नहीं भूलूंगा। वैसे, सुनील संदिग्ध स्वर में बोला, एल्बर्ट के मामले में तुम मुझे कोई पुड़िया देने की कोशिश में तो नहीं हो? कैसी पुड़िया? सवाल के बदले में सवाल मत करो प्यारेलाल। देखो बॉस, मैं तुम्हारा बॉस नहीं। आगे सुनील कहना चाहता था कि उसका बॉस तो सोहनलाल जोशी था, लेकिन उसने फौरन अपनी जुबान पर काबू पा लिया। मेरा हर ग्राहक मेरा बॉस है, बॉस को बोला। मेरा भगवान है। बड़े ऊंचे ख्यालात हैं तुम्हारे। अब जो कहने जा रहे हो वो भी कह डालो। मैं ये कहने जा रहा था कि एल्बर्ट मेरा ग्राहक है।
आप भी मेरे ग्राहक हैं। मैं भला एक ग्राहक के खातिर दूसरे ग्राहक को पुड़िया देने की कोशिश क्यों करूंगा? शायद वो तुम्हारा जरा ज्यादा ग्राहक हो। ग्राहक ग्राहक में ऐसे फर्क औरतें महसूस करती हैं बॉस, मर्द नहीं। बड़ा अच्छा जवाब दिया, सुनील नकली प्रशंसा जताता हुआ बोला। हम प्रसन्न भय। इसी बात पर स्पेशलिटी ऑफ द हाउस का एक जाम हो जाए। नहीं, अभी नहीं। ऑन द हाउस बॉस। थैंक्स, ऑल द सेम। एज यू विश। ओके, मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? तुम बदल गए हो, बहुत बदल गए हो। मैं तो वही पुराना जॉन बॉस्को हूँ बॉस। मैं तो कतई नहीं बदला। मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई है। एक तब्दीली आई है तुम में। कौन सी? वही, सुनील इसे गौर से देखता हुआ बोला, जो राजनगर में सोहनलाल जोशी के नाम से जानी जाती है। बॉस को बौखला गया। तो लॉन्ग डार्लिंग, सुनील बोला और फिर बिना दोबारा उसकी ओर दृष्टिपात किए वो बार से बाहर निकल आया। रौनक बाजार से एक स्कूटर पकड़कर वो सीधा यूथ क्लब पहुंचा। वहां जौहरी से उसे मालूम हुआ कि रमाकांत अभी वापस नहीं लौटा था, और अभी उसका कुछ पता भी नहीं था कि वो कब वापस लौटने वाला था। रमाकांत की दुर्लभ दरियादिली की दस्तावेज के रूप में सुनील के पास रमाकांत के क्लब की पहली मंजिल पर स्थित बेडरूम की चाबी थी। सुनील सीढ़ियां तय करके ऊपर पहुंचा। उसने चाबी लगाकर दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हुआ। उसने बिजली का स्विच ऑन किया और कमरे की एक पूरी दीवार के साथ फैली हुई रमाकांत की विशाल वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वार्डरोब के भीतर एक तरफ एक दूसरे के ऊपर तीन चार दराज थे। सुनील ने सबसे नीचे का दराज बाहर खींचा। भीतर पहली निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट आ गई। जिस चीज की खातिर वो वहां आया था वो दराज के भीतर मौजूद थी। उसने हाथ बढ़ाकर दराज में रखी रिवॉल्वर उठा ली। उसने पहले दराज और फिर वार्डरोब का दरवाजा बंद किया। उसने रिवॉल्वर का चैम्बर खोलकर उसके भीतर झांका। चैम्बर पूरा भरा हुआ था। उसने रिवॉल्वर को अपनी पतलून की पैंट में खोसा। उसने रिवॉल्वर को अपनी पतलून की बेल्ट में खोसा और ऊपर से कोट के बटन इस प्रकार बंद कर लिए कि रिवॉल्वर दिखाई न दे। फिर वो हौले हौले सीटी बजाता हुआ वहां से बाहर निकल गया।